नमस्कार। सुर्खियों के बाद शुरुआत करेंगे सुबह की सबसे बड़ी खबर से। कोरोना को लेकर सबसे बड़ी खबर, भारत में लॉन्च हो सकती है कोरोना की पहली वैक्सीन। कोरोना की वैक्सीन को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर यह वैक्सीन बना रहे हैं। 15 अगस्त को यह वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। और शैलेंद्र वांगू, नेशनल एडिटर, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, सुबह की वाकई सबसे बड़ी खबर। बिल्कुल, बड़ी खबर भी है और अच्छी खबर भी है। एक लेटर सामने आया है जहां पर ये कन्वे किया गया है भारत बायोटेक से कि वो इस साल 15 अगस्त तक वैक्सीन तैयार करे पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए इसको तैयार किया जाए इस वैक्सीन को। आपको ये बता दें कि 7 जुलाई से जो इस कंपनी का वैक्सीन है उसके ट्रायल शुरू होने वाले हैं 7 जुलाई, सबसे कुछ ही दिनों के अंदर। तो माना जा रहा है कि इस ट्रायल को तेजी इसमें लाई जाए और जल्द से जल्द इस पर काम किया जाए और जितने भी अप्रूवल्स हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जाए, ताकि 15 अगस्त यानी कि भारत के आजादी के दिन पर, इंडिपेंडेंस डे पर, ये वैक्सीन आम पब्लिक तक पहुंच सके। इसके लिए कहा गया है आईसीएमआर की तरफ से। हालांकि अब इसमें कितनी कामयाबी मिलती है देखने वाली बात होगी, लेकिन टारगेट 15 अगस्त का है। लेकिन आपको एक अहम बात और बता दें कि अब से 2 दिन पहले यानी कि 30 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की थी टीकाकरण को लेके, जिसमें यह कहा गया था कि जब भी वैक्सीन सामने आती है तो उसके बाद किस तरह से आम जन तक इसको पहुंचाया जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने 4 बिंदुओं पर बात की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि जब वैक्सीन बनती है तो सबसे पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि जो ये वैक्सीन है वो सभी के लिए होनी चाहिए, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और तीसरा कि ये अफोर्डेबल होनी चाहिए, यानी कि कोई भी व्यक्ति चाहे गरीब हो अमीर हो इसको खरीद सके, इसका उपयोग कर सके। और चौथा, सबसे अहम बात, कि जब ये वैक्सीनेशन हो उसके बाद उनका मॉनिटरिंग भी हो कि इसका कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर है, लेकिन देखना होगा ये कितना कामयाब होता है 15 अगस्त से पहले। वाकई बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत, जानकारी और विश्लेषण के लिए। शैलेंद्र वांगू साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। भारत बायोटेक और आईसीएमआर मिलकर ये काम कर रहे हैं और फास्ट ट्रायल पर अब ये वैक्सीन है। और भारत बायोटेक की बात कर ली जाए, काफ़ी मेहनत लगातार भारत बायोटेक ने इस क्षेत्र में की है वैक्सीनेशन को लेकर और कोरोना की वैक्सीन को लेकर। लगातार इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मेहनत भी कर रहे हैं। इससे पहले 2 दवाइयाँ हालांकि मार्केट में ज़रूर आई हैं, पर चूंकि ये वायरस है, कोरोना एक वायरस है और वायरस के लिए वैक्सीन एकमात्र कारगर उपाय होता है इससे बचाव का। यही वजह है कि वैक्सीन को लेकर लगातार तकरीबन पूरी दुनिया की अगर बात कर ली जाए 100 से 125 बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कोरोना की वैक्सीन को लेकर काम कर रहे हैं। और इसमें अगर भारत बायोटेक को कामयाबी मिलती है तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाएगा। भारत बायोटेक की जो यूनिट हैं अलग अलग जगहों पर, खासतौर पर हैदराबाद में भी जो यूनिट है वो लगातार इस पर काम कर रहे हैं। 24 घंटे लगातार काम हो रहा है। और जिस रफ्तार से आमतौर पर जो वैक्सीन बनने की प्रक्रिया है, सालों लंबी ये प्रक्रिया होती है, तो इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुछ महीनों में इसे ट्रायल के स्तर तक पहुंचाना, यानी कितनी तेज़ी से काम किया गया होगा। तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर यह सबसे बड़ी खबर। कोरोना वायरस को लेकर, कोविड-19 सार्स के तौर पर भी आप इसे जानते हैं, हर पल अपनी खूबी या कहें कि हर पल अपनी म्यूटेंट बना लेने वाला ये वायरस है। यानी इसे ऐसे समझ लीजिए एक जादूगर किस्म का वायरस जो अपने हुलिये में, हाल में, डीएनए में, स्ट्रक्चर में, जो भी आपको आसान शब्द लगता है, मोटे तौर पर इसे समझिए। बहुत मेडिकल के टर्म में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि बहुत रूप बदलने वाला ये एक वायरस है जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग असर करता है। और ऐसे वायरस को खत्म करने के लिए वैक्सीन अगर भारत की तरफ से मार्केट में आती है या भारत इसमें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करता है तो ये पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी। और जैसे कि मैं जिक्र कर रहा हूं, अब तक तकरीबन पूरी दुनिया में 125 प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं। इजराइल का नाम इसमें आगे है, ब्रिटेन का नाम इसमें आगे है, यूएस का नाम इसमें आगे है और अब चाइना का नाम इसमें आगे है।
अब भारत भी मजबूत दावेदार है एक तरह से उस दौड़ का। उस दौड़ में भारत भी शामिल हुआ है। भारत बायोटेक ये नाम है इस कंपनी का, जो आईसीएमआर के साथ मिलकर लगातार कोशिश कर रही है। अभी एक लेटर निकलकर सामने आया है और जैसा कि शैलेंद्र जी बता रहे थे, प्रधानमंत्री ने पहले ही साफ कर दिया था कि हमें ये दवा जब बनेगी तो सबसे पहले जो कोरोना वॉरियर होंगे उनके लिए ये दवा रहेगी और इसके बाद एक सिस्टमैटिक तरीके से आम आवाम के लिए, आम पब्लिक के लिए, लोगों के लिए ये मुहैया हो सकेगी। 15 अगस्त आजादी का दिन और पूरी उम्मीद है और पूरी दुआएं हैं पूरे भारत की कि उस दिन हम आजाद होंगे इस वायरस से। तो कोरोना की वैक्सीन को लेकर ये सबसे अच्छी खबर, सबसे बड़ी खबर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। भारत बायोटेक आईसीएमआर, भारत बायोटेक के नाम इससे पहले भी कई वैक्सीन बनाने की उपलब्धि है और यही वजह है कि लगातार भारत बायोटेक शुरुआत से ही लगा हुआ था। इसके अलावा आईसीएमआर के साथ मिलकर ये प्रयास किया गया और अब एक आखिरी पायदान जो ट्रायल का होता है, फास्ट ट्रैक ट्रायल, उस पर इस वक्त काम हो रहा है। जल्द भारत में लॉन्च हो सकती है कोरोना की वैक्सीन। कोशिश ये की जा रही है कि 15 अगस्त को वैक्सीन लॉन्च की जाए ताकि ये जो वायरस जिसने बंधक बना रखा है, पूरी दुनिया को बंधक बना रखा है, उससे मुक्ति मिले। कोरोना की ये पहली वैक्सीन होगी। हालांकि चाइना ने भी कहा है कि वो भी अपने फास्ट ट्रैक ट्रायल के दौर में है। ब्रिटेन भी ये दावा कर चुका है। ऑक्सफोर्ड के साथ मिलकर जो रिसर्च जारी है उसमें भारत की भी कई कंपनियां हैं, वो भी ये दावा कर रहा है कि जल्द से जल्द वैक्सीन मार्केट में होगी। इससे पहले 2 दवाइयां आपने सुनी होंगी, वो केमिकल ड्रग हैं, वायरल ड्रग नहीं है। वायरस से मुकाबले के लिए आपको वायरल वैक्सीन की जरूरत होती है जो अब मार्केट में आ सकती है। पंद्रह अगस्त को यह वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। एक आपने प्लाज्मा टेक्निक के बारे में भी सुना होगा। प्लाज्मा टेक्निक के साथ न सिर्फ व्यवहारिक बल्कि तकनीकी दिक्कतें भी हैं। यही वजह है कि वैक्सीन को लेकर बहुत तेजी से काम हो रहा है। प्लाज्मा टेक्निक से भी इलाज होता है, लेकिन प्लाज्मा टेक्निक के इलाज में जैसा कि हमने कहा, जैसा मैंने आपको बताया कि व्यवहारिक दिक्कतें बहुत हैं। हमारे देश में रक्तदान के लिए लोगों को लालच देना पड़ता है, वहां पर प्लाज्मा डोनेशन के लिए कैसे लोगों को बुलाया जाए, यह व्यवहारिक दिक्कत। तकनीकी दिक्कत यह कि प्लाज्मा अगर सपोर्ट नहीं करेगा दूसरे इंसान के शरीर में तो इलाज प्रॉपर नहीं हो पाएगा। यही वजह है कि वैक्सीन एकमात्र हल है और अब वो हल आने वाला है। 15 अगस्त को यह वैक्सीन लॉन्च हो सकती है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। भारत बायोटेक इसकी शोधकर्ता आप समझ लीजिए, रिसर्च जो लगातार कर रही है वैक्सीन बनाने की दिशा में, और आईसीएमआर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च पूरे भारत में चिकित्सा विज्ञान से जुड़े शोध, रिसर्च, उसकी जो जिम्मेदारी होती है वो आईसीएमआर की होती है। तो ये उम्मीद की जा रही है कि 15 अगस्त को जश्न आजादी, देश को आजादी वायरस से मिल सकेगी। आखिरी चरण में आखिरी ट्रायल जो होता है, आखिरी ट्रायल ह्यूमन ट्रायल जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक स्वस्थ इंसानों पर पहले किया जाता है, फिर जो इस बीमारी से ग्रसित है उन पर यह ट्रायल किया जाता है। आखिरी फेज में यह ट्रायल चल रहा है। इस शोध के बाद, इस लेटर के बाद, जो लेटर हमने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले, जिसके बारे में शैलेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, शैलेंद्र बांगू, इस लेटर के बाद भारत उन 5 से उन टॉप 10 कंट्रीज में शामिल हो जाएगा, देशों में शामिल हो जाएगा जो ये दावा कर रहे हैं कि जल्द उनके यहां वैक्सीन उपलब्ध होगी। ब्रिटेन और अमेरिका में तो अभी से व्यापारिक झगड़ा इसका शुरू हो गया है, दवा का व्यापारिक झगड़ा।
दवा के बाजार को लेकर दोनों के बीच एक सैद्धांतिक तनातनी चल रही है। ऐसी स्थिति में भारत का प्रयास अगर यह कामयाब हो जाता है तो जल्द पूरी दुनिया को इस कोरोना से मुक्ति दिलाई जा सकेगी। 15 अगस्त को इसे लॉन्च करने की तैयारी है। यह वो लेटर है जो अचानक से बाहर आया है। एक और खास बात कि हैदराबाद की यूनिट सबसे ज्यादा, भारत बायोटेक की हैदराबाद यूनिट ने सबसे ज्यादा काम इस पर किया है। आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कंपनी ने तमाम जो एम्प्लॉइज हैं, तमाम जो कर्मचारी हैं, उन्हें एक अलग जगह पर रखा हुआ है। वो रोजाना आते हैं और सिर्फ रिसर्च के काम में लग जाते हैं। तो वायरस से अब युद्ध पर चलते हैं, अफगानिस्तान लिए चलते हैं। अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, AFPAK, अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर लश्कर के कैंप को तबाह किया गया है। अफगान सुरक्षा बलों ने इस कैंप को तबाह किया है। सोमवार रात 11 बजे ये सर्जिकल स्ट्राइक शुरू हुई और 2 घंटे तक ये पूरा ऑपरेशन चला है। अफगानी सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लश्कर कमांडर अबू बकर समेत कई आतंकी मारे गए हैं। तालिबान के भी आतंकियों के मारे जाने की खबर है। अफगान सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हुए हैं, 5 घायल हुए हैं। नंगरहार प्रांत के करीब डूरन लाइन, जिसे कहते हैं डूरन रेखा, इसके पास ये स्ट्राइक हुई है। हमले के समय तालिबान के आतंकी भी मौजूद थे। और अब बात करेंगे यूपी की कानून व्यवस्था पर पड़े तमाचे की। यूपी के कानपुर में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया है। बदमाशों के हमले में 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। गैंगस्टर है और तकरीबन 20 साल से विकास दुबे सिरदर्द बना हुआ है यूपी समेत आसपास के राज्यों के लिए। गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी। विकास और उसके दोस्तों ने फायरिंग कर दी। हमले में CO, SO समेत 8 पुलिस वाले शहीद हो गए। बदमाशों की फायरिंग में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घर की छत से पुलिस टीम पर हमला किया गया। अब क्या SOP पुलिस ने फॉलो किया है, उस पर भी सवाल खड़े होते हैं। हालांकि ये वक्त शहादत के चलते उन्हें हौसला देने का है, पर क्या SOP जो होती हैं इस तरह के ऑपरेशन की, वो फॉलो नहीं की गई। 8 जवान हमारे खो गए। की शिकायत पर कानपुर के बिल्हौर सर्किल का पूरा फोर्स कानपुर देहात के बिकरू गांव में दबिश देने के लिए पहुंचा था। जब यहां अपराधियों को पता चला कि पुलिस आ रही है तो उन्होंने यहां पर JCB लगा करके उनका रास्ता रोक लिया और इसके बाद पुलिस कर्मियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें CO बिल्हौर, SO शिवराजपुर सहित 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई है, जबकि 6 से अधिक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद जैसे ही आला अधिकारियों को इसकी जानकारी हुई, वे मौके पर पहुंचे। पूरे जिले का फोर्स इस समय बिकरू गांव पर मौजूद है। इसके अलावा बिकरू आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है और पुलिस मुख्यालय को भी मामले की जानकारी दे दी गई है। अतिरिक्त फोर्स की मांग की गई है। फिलहाल जो अपराधी विकास दुबे, जिसे पकड़ने पुलिस आई थी, वो फरार चल रहा है। आपको बता दें, इस शातिर अपराधी ने थाने में घुस करके बीजेपी नेता की हत्या की थी और इसके बाद तमाम अपराधों में लिप्त रहा, लेकिन अभी तक पुलिस इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश कानपुर। शिवराज सरकार का बहुप्रतीक्षित कैबिनेट विस्तार हो गया है और अब आगे है उपचुनाव की जंग। कांग्रेस ने भी उपचुनाव को लेकर कमर कस ली है। कांग्रेस आज से चुनाव अभियान का आगाज करने जा रही है। धार के बदनावर से PCC चीफ कमलनाथ इसकी शुरुआत करेंगे। बदनावर में उपचुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक होगी। दोपहर 1 बजे कमलनाथ बदनावर पहुंचेंगे। शिवराज सरकार की नई पारी के आज 100 दिन पूरे हो गए। इस मौके पर आज बीजेपी पूरे प्रदेश में उपलब्धि दिवस का आयोजन कर रही है। मुख्य कार्यक्रम प्रदेश बीजेपी दफ्तर में हो रहा है। यहां पर सीएम शिवराज का सम्मान किया जाएगा। साथ ही बीजेपी मुख्यालय में ही सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्चुअल रैली को संबोधित भी करेंगे। पार्टी ये बताने का काम करेगी कि 100 दिन में मौजूदा सरकार ने कौन कौन से बड़े फैसले किए हैं।
सिंधिया और शिवराज जी जनसेवक हैं। तोमर ये दरअसल उनका बयान है। मंत्री तोमर ने कहा है कि सिंधिया और शिवराज जनसेवक हैं। टाइगर अभी जिंदा ये बयान बहुत चल रहा है। इस पर मंत्री तोमर ने कहा है कि और जरूरत पड़ी तो जनता के लिए शेर की भूमिका वो अदा करेंगे। मैं भी जनता का सेवक हूं, प्रद्युम्न सिंह तोमर। तो जो नए मंत्री बने हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, उन्होंने ये बयान दिया है, जनता के लिए झाड़ू उठाऊंगा, नाली साफ करूंगा, रक्षा के लिए जरूरत पड़ी तो लाठी भी उठाऊंगा। न्यूज 18 से मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बात की है। क्या आप मानेंगे इस बात को? उन्होंने ये बात कही है, आप बात समझ लीजिए। उनका कहना है कि अगर हमारे जनता के हकों पर उनकी सेवा करेंगे, पर उनके अधिकारों की सुरक्षा कौन करेगा? एक लीडर। और उनके हकों के लिए जरूरत पड़ेगी तो मैं शेर के रूप में भी, टाइगर के रूप में भी आऊंगा। तो एक और टाइगर भी है, कोई शिवराज जी भी टाइगर अपने आपको बोल चुके हैं। मैंने क्या कहा, दोनों नेताओं का लक्ष्य एक है। टाइगर का हमला कहाँ रहेगा अगले चुनाव में? कोई सुन तो लीजिए, चुनाव हमने फिर कहा कि चुनाव अभी लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य अब सबसे पहला अभी हमारा लोगों को सुरक्षित और स्वस्थ रखना है। ठीक है, तो बिल्कुल आप देख रहे हैं मंत्री पद की शपथ लेने के बाद यही कहा है कि जनता की सेवा जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही लगातार करते रहेंगे। कैमरा पर्सन उबैद खान के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज 18। मंत्रित्व न मिलना और मंत्रित्व मिलना, दोनों में ही नेता दर्शन शास्त्री हो जाता है। सुना आपने अभी सिंधिया के टाइगर जिंदा है वाले बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई है। सिंधिया के इस बयान पर दिग्विजय ने तंज कसा है। सिंधिया का बिना नाम लिए उन्होंने ट्वीट किया है कि जब शेर का शिकार प्रतिबंधित नहीं था, बहुत अतीत में ले गए वो बात को, समझिए इसे। जब शेर का शिकार प्रतिबंधित नहीं था तब मैं और माधवराव सिंधिया शिकार किया करते थे। इंदिरा गांधी के वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट लाने के बाद अब सिर्फ शेर को अपने कैमरे में उतारता हूं, यह दिग्विजय सिंह ने कहा है। कांग्रेस नेता अरुण यादव ने भी ट्वीट कर निशाना साधा है। सिंधिया के टाइगर जिंदा है वाले बयान पर उन्होंने हमला बोला है। एक टाइगर, ब्रैकेट में वो शिवराज जी लिखते हैं, पहले से ही मौजूद थे। दूसरे टाइगर सिंधिया जी और पैदा हो गए। आप लोग जनसेवक हैं या नरभक्षी, ये उनके शब्द हैं। अब इस तरह के शब्द जिम्मेदारों को इस्तेमाल करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, चाहे वो सत्ता में हो या ना हो, ये आपके विवेक पर है, दर्शकों के विवेक पर है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पेट्रोल डीजल के बाद अब बिजली बिल का झटका, बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल का झटका। एफसीए की दर 13 पैसे बढ़ाई गई। बिजली कंपनियों की मांग पर बढ़ाया एफसीए। विद्युत नियामक आयोग ने दी मंजूरी। फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट एफसीए, इसमें 13 पैसे की वृद्धि। जुलाई के बिल में दिखेगा वृद्धि का असर। कोरोना को लेकर ग्वालियर जिला प्रशासन का नया प्लान। शनिवार और रविवार को ग्वालियर में रहेगा टोटल लॉकडाउन। सोमवार से शुक्रवार तक दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे बाजार। जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रशासन ने फैसला लिया है, शनिवार से नया प्लान लागू हो जाएगा। सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि मामले में न्यूज 18 की खबर का असर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वेतन वृद्धि की बहाली के निर्देश दिए हैं। कर्मचारियों ने इसे लेकर प्रदर्शन भी किया था। कोरोना संकट के चलते सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई थी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि अधिकारियों कर्मचारियों को वेतन वृद्धि 1 जुलाई को ही मिलेगी, लेकिन जुलाई से दिसंबर माह तक की वेतन वृद्धि की एरियर राशि का भुगतान आगामी जनवरी माह में एकमुश्त किया जाएगा। इससे पहले मुख्यमंत्री के आवास पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की और वेतन वृद्धि का आग्रह किया था। बेरोजगारी के मुद्दे पर आज बीजेपी राजधानी रायपुर में सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी शहर में दोपहर 3 बजे 3000 पुतले फूंकेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के 3 कार्यकर्ता पुतला दहन करेंगे और इसे सोशल मीडिया पर लाइव किया जाएगा।
भारतीय रेल के इतिहास में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। रेलवे ने पटरी पर एनाकोंडा दौड़ाने के बाद शेष नाग दौड़ाया। दरअसल 4 मालगाड़ियों के 251 वैगन को जोड़कर तकरीबन 3 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी को पटरी पर दौड़ाया गया। इस मालगाड़ी ने 260 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय की। भारतीय रेलवे में पहली बार लोडेड ट्रिपल लॉन्ग हॉल ट्रेन चलाई गई। 15,000 टन से अधिक क्लिंकर से लोडेड 174 वैगन को जोड़कर लॉन्ग हॉल रैक चलाया गया। देश का स्वदेशी HD वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप जियो मीट को रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो प्लेटफॉर्म ने लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए 100 लोग एक साथ HD कॉलिंग कर सकते हैं। यह ऐप गूगल और आईफोन के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। इसमें कॉल शुरू करने के लिए किसी कोड या इनवाइट्स की जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, इसका इस्तेमाल डेस्कटॉप पर भी किया जा सकेगा। इसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे आप न सिर्फ मीटिंग शेड्यूल कर सकते हैं बल्कि स्क्रीन शेयर की भी सुविधा है। जो नौकरी पेशा वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उन्हें इस ऐप से काफी फायदा होगा। सबसे बड़ी बात यह कि यह ऐप बिल्कुल फ्री होगा, किसी तरह का कोई चार्ज देने की जरूरत नहीं। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।